जय हिंद। आज हम लोग देखते हैं भारत के नदियों के बारे में। भारत के नदियों के बारे में तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग, भारत की सबसे लंबी नदी मानी जाती है गंगा नदी। सबसे बड़ी नदी गंगा नदी। और भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो पद्मनंदा। पद्मनंदा ये कहाँ से निकलती है? असम से निकलती है। असम से निकलती है। सबसे पहले देखते हैं हम लोग, नदी पढ़ने में इसमें दो चीज़ें होती है, एक होती है मुख्य नदी, दूसरी होती है सहायक नदी। और मुख्य नदी क्या होती है? तो ये पर्वत के क्षेत्र से निकलती है मुख्य नदी। मुख्य नदी ये पर्वत के क्षेत्र से निकलती है और जिधर ढाल रहता है उधर की ओर चल देती है। जैसे उत्तराखंड से गंगा नदी निकलती है और जिधर की तरफ ढाल होता है, इस तरीके से जिधर ढाल होता है उस साइड में चल देती है। उसके बाद सहायक नदियाँ क्या होती हैं? ये जो नदियाँ ये भी क्या होती है, पर्वत वाले ढाल से निकलती है और क्या होता है कि मुख्य नदी में आकर अपना पानी को निकाल देती है, मुख्य नदी में अपना पानी को गिरा देती हैं। इस तरीके से मुख्य नदी में अपनी पानी को गिरा देती हैं। तो ये सहायक नदियाँ हो गई। सहायक नदी कौन सी होती है? वे नदियाँ जो अपने पानी को मुख्य नदी में मिला देती हैं, सहायक नदियाँ कहलाती हैं। सहायक नदियाँ कहलाती हैं। और मुख्य नदी प्लस सहायक नदी ये दोनों को जब हम मिला देते हैं, इन दोनों को जब हम मिलाएंगे, मुख्य नदी और सहायक नदी को जब पूरा हम मिला देंगे इसे, तो ये क्या कहलाता है? आपका नदी तंत्र कहलाता है। नदी तंत्र कहलाता है। अब बताइए, कोई भी नदी तंत्र जो होगा, कोई भी जो नदी तंत्र होगा वो किस पे होगा? वो हमेशा रहेगा मुख्य नदी के नाम पर रहता है। जो ज़्यादा गहरा रहेगा उसी के नाम पर रहेगा ना, तो मुख्य नदी के नाम पर हो जाता है। हम लोग इससे देखते देखते पूरा मैप से भी कवर करेंगे कौन कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ जाती है, ठीक ना। तो ये मुख्य नदी हो गई। उसके बाद देखते हैं हम लोग, बेसिन किसे कहते हैं? बेसिन, नदी बेसिन किसे कहते हैं? रिवर बेसिन किसे कहते हैं? तो जिस नदी का पानी जितना क्षेत्र तक कवर कर लेता है, मतलब नहर से या किसी तरीके से जितना क्षेत्र कवर कर लेता है, वो उस नदी का क्या कहलाता है? बेसिन कहलाता है। जैसे में अब बताइए, गोदावरी नदी का जल जो होगा वो कभी उत्तर प्रदेश में आ सकता है? नहीं आ सकता है ना, तो उसका बेसिन नहीं होगा। लेकिन उसका पार्टिकुलर जो क्षेत्र होगा उस क्षेत्र में आता होगा तो उसका वो बेसिन कहलाता है, ठीक ना। अब देखिए, जैसे भी मान कर चलिए कि ये गंगा नदी है और गंगा नदी में बताइए ऊपर से इधर से आती है यमुना नदी। तो यमुना नदी का जितना भी बेसिन है, जितना भी उसका क्षेत्र है जिससे उसका सिंचाई होता है वो, प्लस गंगा नदी का जितना क्षेत्र है जिससे सिंचाई होता है, वो सारे प्रोसेस को मिलाएंगे तो क्या होता है? उसका बेसिन। ये कहलाएगा यमुना का बेसिन। और पूरे सभी सहायक नदियों का बेसिन मिला देते हैं तो पूरा का पूरा क्या कहलाता है? एक नदी तंत्र कहलाता है। नदी तंत्र कहलाता है। अब पूछेगा मुख्य नदी का बेसिन कितना होता है? तो इसमें जितनी सहायक नदियाँ आएंगी, जैसे यहाँ से यमुना नदी आ जाएगी, इधर से आपकी चंबल नदी इसमें मिल जाती है, तो सारी नदियों को जब मिला देंगे तो कहलाता है आपका बेसिन कहलाता है मुख्य नदी का। अब देखते हैं हम लोग, जल विभाजक क्या होता है? जल विभाजक, जब दो नदियाँ एक दूसरे से अलग हो जाती हैं उसे जल विभाजक कहते हैं। जैसे में देखिएगा, इधर से क्या होता है आपका, इधर से गंगा नदी आती है भारत के क्षेत्र से, ऊपर से गंगा नदी नीचे से आती है उत्तराखंड से, गंगोत्री यमुना से निकलकर आती है, उत्तर प्रदेश और बिहार के मध्य से आती है। इधर से आपका जम्मू कश्मीर की तरफ से सिंधु नदी आ जाती है और इधर यहाँ से मानसरोवर झील से निकलती है। अभी मैप से बताएंगे, परेशान मत होइएगा। तो यहाँ से मानसरोवर झील से निकलती है, चीन के मानसरोवर झील से, यहीं से निकलती है आपका ब्रह्मपुत्र नदी, और इधर से होते हुए अरुणाचल प्रदेश से होते हुए इधर चली जाती है, जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, और ये भी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो बताइए, कभी सिंधु नदी का पानी ब्रह्मपुत्र नदी से मिल पाएगा? और गंगा नदी का पानी ब्रह्मपुत्र नदी से इधर तो पानी आ नहीं पाता है। तो क्यों? क्योंकि यहाँ पे बांग्लादेश क्या हुआ, एक दूसरे बांग्लादेश
का जो ज़मीन है धंसा हुआ है, यानी ये गड्ढे की तरह है, यानी इसका भी पानी इधर ढाल की तरफ चला जाता है और इधर का पानी भी ढाल की तरफ चला जाता है। तो एक दूसरे को ये क्या कर देते हैं, इसका पानी इधर नहीं आ पाता है, इसका पानी इधर नहीं आ पाता है। तो इस जल विभाजक को क्या कहते हैं हम लोग, मालदा दरार, मालदा दरार, मालदा दरार। ठीक, वैसे ही अब देखिएगा सिंधु नदी का पानी इधर चला जाता है और गंगा नदी का पानी उत्तराखंड से निकल के इधर बंगाल की खाड़ी में चला जाता है। तो इधर भी इसको जब विभाजित करती है तो इसे कहते हैं हम लोग चंडीगढ़ उच्च भूमि, चंडीगढ़ उच्च भूमि। यानी सिंधु और गंगा नदी को कौन अलग कर देता है, चंडीगढ़ उच्च भूमि या दिल्ली रिच कहते हैं इसी को, दिल्ली रिच। वैसे ही कह देगा आपसे कि गंगा नदी को ब्रह्मपुत्र नदी को कौन अलग करता है, तो ये पड़ता है आपका बांग्लादेश में पड़ता है, इसे मालदा दरार कहते हैं। दोनों साइड की नदियाँ धंस चुकी है, इसे मालदा दरार कहते हैं। ठीक ना, अब आगे देखते हैं हम लोग। तो इसे ध्यान दीजिएगा, हमेशा बार बार यही पूछता है आपसे, इस तरीके से पूछ सकता है। ठीक, ये चंडीगढ़ सिंधु नदी को और गंगा नदी को कौन अलग करता है, चंडीगढ़ उच्च भूमि या दिल्ली रिच। और ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी को कौन अलग करता है, मालदा दरार अलग करता है। अब हम लोग इस तरीके से सबको देखते हुए चलते हैं, मैप के माध्यम से देखेंगे हम लोग। ठीक ना, सबसे पहले ऊपर से देखते हैं हम लोग। ऊपर से देखिएगा, जब भी इधर से क्या होता है कि इधर से सिंधु नदी आती है, सिंधु नदी निकलती है, सिंधु नदी ये मुख्य नदी है, सिंधु नदी निकलती है ऊपर से। आपसे एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि सबसे बड़ा नदी तंत्र किसका है, तो सबसे बड़ा नदी तंत्र किसका है, गंगा का, गंगा। फिर दूसरा सबसे बड़ी, दूसरा सबसे बड़ी नदी तंत्र कौन सा है, तो वो कौन सा है, सिंधु नदी है। ठीक, सिंधु नदी तंत्र इस तरीके से आता है। ठीक ना, तो आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो सिंधु नदी यहाँ से क्या होता है, मानसरोवर झील से सिंधु नदी निकलती है और जम्मू कश्मीर के ऊपर, जम्मू कश्मीर के ऊपर निकल कर पाकिस्तान से होते हुए, दिखाई दे रहा होगा आपको, पाकिस्तान से होते हुए ये रांची शहर से निकल कर, यहाँ रांची शहर नहीं पड़ता है, यहाँ पर रांची शहर से होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। ठीक, तो कैसे निकलती है, सिंधु नदी जम्मू कश्मीर से होते हुए और पाकिस्तान से होते हुए रांची शहर से निकल जाती है। अब पूछता है क्वेश्चन, यूपीएससी में पूछा था कि रांची शहर के किस साइड से निकलती है, तो रांची शहर के पूर्वी साइड से निकलती है। ठीक ना, इसे भी देखिएगा। उसके बाद देखिएगा इसमें मिलने वाली सहायक नदियाँ, तो यहाँ पर देखिएगा, इसे याद करने का एक बेस्ट तरीका क्या है आपके लिए, सबसे बढ़िया तरीका ये रहेगा आपको याद करने के लिए, आपको हमेशा क्या करना पड़ेगा, झेलना पड़ जाएगा, जिंदगी में आपको झेलना पड़ेगा। जब भी आप चरस और विष लेंगे, गांजा या विष जो भी होता है, विष लेंगे तो आपको ज़िंदगी भर झेलना पड़ेगा, हमेशा घुट करना पड़ेगा। तो झेलना से क्या होता है, पहले ही सिंधु नदी में मिलने वाली पहली नदी जो होती है झेलम, फिर इधर हो जाएगा चिनाब, नीचे हो जाएगा रावी, ये सतलज। ठीक, और इधर क्या हो जाएगा आपका विष से ब्यास नदी। तो सिंधु नदी में मिलने वाली सहायक नदियाँ झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास। यहाँ देखिए सिंधु नदी में मिलने वाली सबसे पहले मिलती है, यहाँ से देखिए हिमाचल प्रदेश से 3 नदियाँ निकलती है। हिमाचल प्रदेश से ये नदी निकलती है चिनाब नदी, हिमाचल प्रदेश से नदी निकलती है चिनाब नदी, और ये सीधे चली जाती है पाकिस्तान में जाकर मिल जाती है। ठीक ना, हिमाचल प्रदेश से निकलती है चिनाब नदी, जम्मू कश्मीर के निचले भाग से होते हुए चली जाती है सीधे पाकिस्तान में। यहाँ से निकलती है आपका रावी नदी, हिमाचल प्रदेश से रावी नदी निकलती है, और ये भी क्या होता है पाकिस्तान में जाकर मिल जाती है। फिर इधर से निकलती है सतलज नदी, मानसरोवर झील से ही निकलती है सतलज नदी,
और वो भी पंजाब के नीचे नीचे, हरियाणा के नीचे नीचे, ये पंजाब हरियाणा के नीचे नीचे बॉर्डर बनाते हुए नीचे नीचे, और ये कहाँ चली जाती है? पाकिस्तान में। ये भी पाकिस्तान में चली जाती है। पहला क्या हो गया? ऊपर से देखिए, जम्मू कश्मीर की शीशनाग झील से निकलती है झेलम नदी। जम्मू कश्मीर के शीशनाग झील से निकलती है झेलम नदी, और झेलम नदी इधर भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर बनाते हुए, सीधा ध्यान दीजिएगा, भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर बनाते हुए ये भी चली जाती है पाकिस्तान में। तो ऊपर देखिए कौन सी नदी है? झेलम नदी, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास, ये वाली जो नदी निकलती है हिमाचल प्रदेश से, एक और ब्यास नदी। कभी कभी आपसे ये पूछ देता है कि चिनाब नदी कहाँ से उद्गम कहाँ से होता है? तो हिमाचल प्रदेश से होता है। रावी नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश से होता है, और आपका ब्यास नदी का भी उद्गम हिमाचल प्रदेश से होता है। जम्मू कश्मीर से किसका उद्गम होता है? तो आपका झेलम नदी का उद्गम होता है। फिर से ध्यान दीजिएगा, सतलज नदी क्या होती है? यहाँ से मानसरोवर झील से निकलती है और जम्मू कश्मीर के ऊपर सीमा बनाते हुए आपका चली जाती है पाकिस्तान के रांची शहर के पूर्वी भाग से निकल जाती है। उसके बाद इसमें जम्मू कश्मीर के शेषनाग झील से निकलती है झेलम नदी, और भारत पाकिस्तान का बॉर्डर बनाते हुए पाकिस्तान में जाकर मिल जाती है। हिमाचल प्रदेश से 3 नदियाँ निकलती है। ये हो गया आपका झेलम, ये ऊपर होती है चिनाब नदी निकलती है हिमाचल प्रदेश से, और ये क्या पाकिस्तान में जाकर चले जाती है। फिर हिमाचल प्रदेश से रावी नदी निकलती है, और वो भी पाकिस्तान में मिल जाती है। फिर इधर से शेषनाग झील से आपका सतलज नदी निकलती है, और वो भी पंजाब और हरियाणा के नीचे नीचे बॉर्डर बनाते हुए पाकिस्तान में मिल जाती है। यही हिमाचल प्रदेश से ब्यास नदी में निकलती है। तो तीनों को याद करिएगा। पहला क्या है आपका? सिंधु नदी, उसके बाद सिंधु के बाद चिनाब के बाद सिंधु नदी के बाद झेलम नदी के बाद चिनाब, फिर रावी, सतलज, ब्यास। झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास। झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास। झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास। अब देखिएगा ऊपर यहाँ पे पड़ता है आपका सियाचिन ग्लेशियर। यहाँ पे आपका पड़ता है सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर से 2 नदियाँ निकलती हैं। एक नदी निकलती है नुब्रा नदी, और एक होती है श्योक नदी। नुब्रा नदी और श्योक नदी भी सिंधु नदी की सहायक नदी है। तो पूछ देता है आपसे कि सिंधु नदी की सहायक नदी कौन है? ऑप्शन दे देगा, उसमें बताना रहता है। तो नुब्रा नदी और श्योक नदी भी क्या है? सिंधु नदी की सहायक नदी है। चिनाब की सहायक कौन कौन सी नदियाँ हो गई? तो झेलम हो गई, रावी हो गई, सतलज हो गई, और पूछेगा सतलज की सहायक नदी तो ब्यास नदी हो गई। उसके बाद देखते हैं हम लोग इधर इस साइड, यहीं शेषनाग झील से ही आपका एक और नदी निकलती है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी, और ये अलग अलग नामों से जाने जाने के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। इसका बहुत सारा नाम है। तो ये कौन सी नदी है? ब्यास नदी। ये ब्यास नदी मानसरोवर झील से निकलकर इस नेपाल के ऊपर चीन से जाते हुए अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है, और अरुणाचल प्रदेश से होते हुए बांग्लादेश में चली जाती है। जब ये चीन में होती है तो इसका नाम होता है सांगपो। चीन में इसे सांगपो या प्योंगयांग बोलते हैं। सांगपो या प्योंगयांग बोलते हैं। उसके बाद जब ये अरुणाचल प्रदेश में मतलब एंट्री करती है तो इसे बोलते हैं दिबांग नदी। उसके बाद जब ये अरुणाचल प्रदेश से असम में जाती है तो असम में जाने पर इसका नाम पड़ जाता है ब्रह्मपुत्र नदी। असम में जाने के बाद इसका नाम पड़ जाता है ब्रह्मपुत्र नदी। उसके बाद जब ये नीचे आती है बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश में इसका नाम पड़ जाता है जमुना नदी। उसके बाद इसमें एक और जब नदी आके मिल जाती है, यहाँ से एक नदी निकलती है इस बराकर नदी। अब बराकर नदी जब इसमें मिल जाती है तो इसी का नाम पड़ जाता है मेघना। एक ही नदियाँ का कई गो नाम हो गया, देख रहे हैं ना। पहला चीन से निकलती है तो चीन में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो या प्योंगयांग बोलते हैं।
जब अरुणाचल प्रदेश से क्रॉस करती है तो दिबांग बोलते हैं, असम में इसे ब्रह्मपुत्र नदी बोलते हैं, बांग्लादेश में जमुना नदी बोलते हैं, और जब इसमें बराकर नदी आकर मिल जाती है तो इसे मेघना कहते हैं। अब इसकी सहायक नदियाँ देख लेते हैं। तो सबसे पहले ऊपर से एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम होता है ये दिबांग। कौन सी नदी है? दिबांग नदी। इसीलिए यहाँ से जब दिबांग नदी मिल जाती है तो इसका नाम पड़ जाता है दिबांग नदी। इधर से मिल जाती है आपका लोहित, दिबांग लोहित, दिबांग लोहित। ऊपर से दिबांग लोहित, पहले डी आता है फिर यल आता है, दिबांग लोहित। उसके बाद इधर आते हैं तो एक नदी आकर मिलती है अरुणाचल प्रदेश से, एक नदी आकर मिलती है, इसका नाम होता है सुब्रनासरी। दिबांग लोहित सुब्रनासरी, दिबांग लोहित सुब्रनासरी। सुब्रनासरी के बाद इधर से एक नदी आती है जिसका नाम है मानस नदी, मानस नदी, मानस नदी। ऊपर से देखिए इस साइड से दिबांग लोहित, ऊपर से सुब्रनासरी, मानस नदी। इधर से देखते हैं तो एक आपका आता है सिक्किम से एक नदी निकल कर आती है जिसका नदी का नाम है तीस्ता नदी। सिक्किम से एक नदी निकलती है जिसका नाम है तीस्ता नदी। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछ देता है कि तीस्ता जल विवाद, तीस्ता जल विवाद किन देशों के बीच है? तो बंगाल और बांग्लादेश के बीच था। बंगाल और बांग्लादेश के बीच। ये चाहते थे बंगाल वाले चाहते थे कि इसका पानी रोक लिया जाए, जबकि बांग्लादेश में न जा पाए। तो किसी नदी का पानी रोकना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। ये अब ख़त्म हो गया है, ये विवाद ख़त्म हो चुका है। तो तीस्ता नदी कहाँ से निकलती है? सिक्किम से निकलती है। सिक्किम से निकलते हुए ये यहाँ से होते हुए कहाँ चली जाती है? बांग्लादेश में चली जाती है। तो ऊपर से देखिए ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी सबसे पहले जब अरुणाचल प्रदेश से एंट्री करती है तो पहले ही मिलती है आपका दिबांग, फिर लोहित, यहाँ सुब्रनासरी, फिर मानस, फिर ऊपर से मिलती है तीस्ता नदी, और इधर से मिल जाती है बराकर नदी, इधर से बराकर नदी। अब सबसे पहले आप थोड़ा सा पहले एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए इसको। देखिए मानसरोवर झील से निकलती है जम्मू कश्मीर, और ये जम्मू कश्मीर के ऊपर 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 होते हुए पाकिस्तान चली जाती है, पाकिस्तान चली जाती है। ठीक, उसके बाद इसी के सियाचिन ग्लेशियर से दो नदियाँ निकलती है, एक श्योक नदी, दूसरा नुब्रा नदी। नुब्रा नदी और श्योक नदी दो इसमें मिल जाती है। उसके बाद जम्मू कश्मीर के शेषनाग झील से निकलती है झेलम नदी और पाकिस्तान चली जाती है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश से तीन नदियाँ निकलती है, चिनाब नदी, रावी नदी और ब्यास नदी, ब्यास नदी, और इधर से निकलती है सतलज नदी। तो बताइएगा सबसे पहले सिंधु नदी, झेलम नदी, चिनाब, रावी, सतलज, सतलज, ब्यास। झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास। झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास। मेरे साथ बोलिएगा, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास। इसमें आ जाते। अब देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा, जब ये पानी यहाँ से जाता है तो 1960 में एक समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच। भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौता हुआ था जिसे भारत पाक समझौता भी कहा जाता है, 1960 में हुआ था। इसमें बोला गया था कि भारत, इंडिया इस नदी, सिंधु नदी का पानी केवल 20% ही यूज करेगा, बाकी 80% पानी भारत को छोड़ना पड़ेगा। तो कोई भी पानी रोकता कितना है? बांध बनाने के लिए, बिजली बनाने के लिए बिजली बनाकर छोड़ देता है। 20% पानी को फिर ये क्या कर देता है, यहाँ से निकाल कर, यहाँ से अलग अलग इंदिरा गांधी नहर जो गई हुई है, यहाँ से राजस्थान होते हुए यहाँ से जाती है इंदिरा गांधी नहर, तो इसमें छोड़ दिया जाता है। तो केवल 20% पानी के लिए बोला गया। ठीक, तो ये कब हुआ था? भारत पाक समझौता जो हुआ था ये वाला 1960 में हुआ था, नदी को लेकर। सिंधु नदी समझौता या भारत पाक समझौता बोला जाता है। ठीक ना? तो इधर से आपको याद हो गया होगा, नदी में सिंधु नदी से कौन सी नदी निकलती है? सिंधु नदी। और सिंधु नदी के ऊपर से सियाचिन ग्लेशियर से नुब्रा नदी, श्योक नदी मिल जाती है। झेलम जम्मू कश्मीर से निकलती है झेलम नदी, और ये भारत पाकिस्तान का बॉर्डर बनाते हुए, यहाँ से सीधा बॉर्डर बनाते हुए पाकिस्तान में मिल जाती है। शेषनाग झील से निकलती है। यहाँ से हिमाचल प्रदेश से चिनाब नदी निकलती है। चिनाब नदी जम्मू कश्मीर के नीचे नीचे
चली जाती है पाकिस्तान में। उसके बाद यहाँ से निकलता है रावी नदी, और ये रावी नदी क्या है, हरियाणा से होते हुए चली जाती है आपका पाकिस्तान। उसके बाद यहाँ से एक और नदी निकलती है मानसरोवर झील से, मानसरोवर झील से एक और नदी निकलती है उसका सतलज नदी, और ये पंजाब के नीचे नीचे, हरियाणा के नीचे नीचे जाकर पाकिस्तान में मिल जाती है। उसके बाद यहाँ से एक और नदी निकलती है ब्यास नदी, और ये सतलज नदी में आकर मिल जाती है, पंजाब हरियाणा में ही मिल जाती है, ये हरियाणा में ही मिल जाती है, ठीक ना। तो ऊपर का यहाँ पे बताइए कौन सा कौन इसे गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी को कौन अलग कर रहा था, तो ये मालदा दरार, इधर का पानी नहीं जा सकता इसीलिए इसे मालदा दरार कहते हैं। और सबसे चौड़ी नदी कौन सी नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी इतना चौड़ा है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा द्वीप बन चुका है, ये असम में बहुत बड़ा द्वीप बन चुका है जिसका नाम माजुली द्वीप है, ठीक, जिसका नाम क्या है, बहुत बड़ा द्वीप बन चुका है जिसका नाम क्या है, माजुली द्वीप। माजुली द्वीप ये इतना बड़ा है कि अब इसे एक जिला घोषित हो चुका है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप पूछेगा आपसे, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप तो ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड। और विश्व का दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप, नदी पर स्थित द्वीप तो माजुली द्वीप है भारत में, ठीक ना। अब यहाँ से देखिएगा ये वाली नदी कौन सी है, दिहांग नदी, लोहित नदी, सुब्रनासरी, मानस नदी। मानस नदी के पास ही एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसे मानस राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं, और दिहांग नदी की पास ही एक और राष्ट्रीय उद्यान है जिसे दिहांग राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। यहाँ से तीस्ता नदी से निकलती है, तीस्ता नदी सिक्किम से निकलते हुए बांग्लादेश में मिल जाती है। और इधर से बराकर नदी जब मिलती है तो पूछ देता है, बराकर नदी जब मिल जाती है तो कौन उसे किस नाम से जाना जाता है, तो मेघना के नाम से जाना जाता है। बंगाल में इसे किस नाम से जाना जाता है, जमुना के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र किस जगह ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है आपका असम में। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। चीन में सांगपो या पियोंगयांग के नाम से जाना जाता है। इधर देखते हैं हम लोग अब गंगा नदी को देखते हैं हम लोग। तो गंगा नदी भी क्या होता है, उत्तराखंड से निकलती है, गंगोत्री, उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलती है, और ये उत्तर प्रदेश के बीचों बीच से होते हुए, बिहार के बीचों बीच से होते हुए ये बांग्लादेश से होते हुए चली जाती है, ठीक, बांग्लादेश से होते हुए चली जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसका सहायक नदी यहाँ से उत्तराखंड से एक और निकलती है, यमुना नदी, बंदरपुर से निकलती है, उत्तराखंड के बंदरपुर से यमुना नदी निकलती है। और ये यहाँ पर पंजाब और देखिए ये उत्तर प्रदेश और हरियाणा का बॉर्डर बनाते हुए, ये सीधा बॉर्डर बनाते हुए ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में मिल जाती है। इधर से देखिए कैसे निकली है, ये उत्तराखंड के बंदरपुर ग्लेशियर से निकलती है और पंजाब और उत्तर प्रदेश का बॉर्डर बनाते हुए यहाँ पे मिल जाती है प्रयागराज में मिल जाती है। यहाँ एक और नदी मिलती थी जो राजस्थान से आती थी जिसका नाम था सरस्वती नदी, और वो नदी पूरा विलुप्त हो चुका है। अब देखिएगा यहाँ से हम लोग का एक, यहाँ देखिएगा इसे हम लोग कहते हैं कर्क रेखा। तो भारत पूरे के पूरे उत्तर भारत और दक्षिण भारत को जो जल विभाजक का जो कार्य करता है, नदी विभाजक का जो कार्य करता है, वो आपका सतपुड़ा श्रेणी हो जाती है। यहाँ से एक सतपुड़ा श्रेणी आई है, सतपुड़ा श्रेणी क्या कर देता है, इसको पूरा का पूरा विभाजित कर देता है। तो यहाँ से कर्क रेखा गया है, तो कर्क रेखा से हम लोग देखते हैं, यहाँ से निकलती है यमुना में एक नदी आती है, यहाँ से चंबल नदी, यमुना की एक नदी है चंबल नदी, और ये चली जाती है, यहाँ से निकलती है, मध्य प्रदेश से निकलती है, राजस्थान से होते हुए, राजस्थान के इस साइड से होते हुए जाकर इसमें मिल जाती है। और ये ज़्यादातर पर्वत वाला क्षेत्र है, पहाड़ों वाला क्षेत्र है, तो ये बहुत ज़्यादा गड्ढा बनाते हुए तोड़ते हुए जाती है, तो इसीलिए इसको बीहड़ कहा जाता है। इसीलिए चंबल डाकुओं के लिए फेमस है, क्योंकि यहाँ छुपने के लिए बहुत ज़्यादा जगह मिल जाता है। तो चंबल नदी इधर से निकलती है, ठीक ना। और यहाँ से यमुना नदी, आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ पर देखते हैं हम लोग,
गंगा नदी से निकलने वाली नदियाँ, गंगा नदी में मिलने वाली सहायक नदियाँ। सबसे पहले गंगा नदी कहाँ से निकलती है, तो गंगोत्री से निकलती है और उत्तर प्रदेश बिहार के मध्य से होते हुए चली जाती है, बांग्लादेश से होते हुए बंगाल खाड़ी में गिर जाती है। इधर से मिलती है बंदरपुर ग्लेशियर से निकलती है यमुना नदी, और दिल्ली सब इसी के किनारे स्थित है दिल्ली। उसके बाद यहाँ से होते हुए यमुना नदी यहाँ पे आकर इलाहाबाद के प्रयाग में आकर यहाँ मिल जाती है। और यहीं पे पहले सरस्वती नदी मिलती थी जो उस समय विलुप्त हो चुकी है। यहाँ से निकलती है आपका विंध्याचल श्रेणी के उत्तरी भाग से, विंध्याचल श्रेणी के उत्तरी भाग से निकलती है चंबल नदी, और ये चंबल नदी कहाँ, यमुना में जाकर मिल जाती है। इधर अरावली पर्वत है, इस तरीके से अरावली पर्वत है। अरावली पर्वत से दो नदियाँ निकलती हैं, पहली नदी जो होती है लूनी नदी होती है, पहली लूनी नदी। और ये लूनी नदी यहाँ आकर गुजरात में कच्छ की रण में समाहित हो जाती है। पूरा का पूरा अरब सागर में नहीं जा पाती है, यहाँ पर आकर गिर जाती है, कच्छ की रण में समाहित हो जाती है। उसके बाद आता है आपका यहाँ पर लूनी नदी हो गया। और चंबल नदी की सहायक नदी है एक मानस नदी, यहीं से अरावली से निकलती है, बनास नदी। यहाँ से एक चंबल की सहायक नदी है बनास नदी, ये भी अरावली से निकलती है। अरावली से दो नदियाँ निकलती है, एक लूनी नदी एक बनास नदी। लूनी नदी गुजरात में कच्छ के रण में समाहित हो जाती है, बनास नदी चंबल नदी में मिल जाती है। इधर से निकलता है सतपुड़ा नीचे, उसके बाद विंध्याचल पर्वत श्रेणी आता है। पर्वत भी आप लोगों को पढ़ा दिया जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ से एक और नदी निकलती है जिसका नाम है काली सिंध, ये भी आकर चंबल नदी में मिल जाती है। काली सिंध भी आकर चंबल में मिल जाती है। और उसके बाद काली सिंध के बाद आती है सिंध, यमुना नदी में मिलती है। काली सिंध बेतवा, ये कौन सी नदी है, बेतवा, और ये केन। यहाँ से देखिएगा लूनी नदी, बनास नदी, चंबल नदी, काली सिंध बेतवा केन, लूनी, बनास, चंबल नदी, और ये काली सिंध बेतवा केन, काली सिंध बेतवा केन। इधर अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, तो मध्य प्रदेश और झारखंड के बॉर्डर से एक नदी निकलती है जिसका नाम होता है सोन नदी, जहाँ से लाल बालू निकलता है। लाल बालू घर वगैरह बनता है तो लाल बालू का जो यूज होता है सोन नदी से निकलता है। और ये सोन नदी मध्य प्रदेश तथा झारखंड के बॉर्डर से निकलती है, और ये जाकर सीधे बिहार में पटना के पास सोन नदी मिल जाती है। यहीं से एक और नदी निकलती है, झारखंड से एक नदी निकलती है जिसका नाम, छत्तीसगढ़ से एक नदी निकलती है जिसका नाम था रिहंद नदी, और ये उत्तर प्रदेश के पास आकर सोन नदी में मिल जाती है। उत्तर प्रदेश के पास सोन नदी में आकर मिल जाती है और आगे जाती है। पहले हम लोग देख रहे हैं इस साइड दक्षिण से निकलने वाली नदी है, ठीक, नीचे से निकलने वाली नदी है। तो नीचे से निकलने वाली गंगा में कौन कौन सी नदी मिली है, पहला नदी मिली है आपका चंबल नदी, और चंबल नदी का ही सहायक नदी, ये भी तो गंगा का ही सहायक नदी माना जाएगा ना, क्योंकि देखिए इसका भी तो पानी उसी में जा रहा है। तो चंबल नदी, बनास नदी, उसके बाद काली सिंध बेतवा केन, ध्यान से सुनिएगा, काली सिंध बेतवा केन। इधर से आपका निकलती है सोन नदी भी जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। यहाँ से नीचे से निकलती है गंडक नदी छत्तीसगढ़ से, ये उत्तर प्रदेश के पास जाकर यहीं पे रिहंद नदी यहीं पे आकर मिल जाती है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश में मिल जाती है, यहीं पर रिहंद परियोजना भी है, इस पे बांध बनाया गया है। फिर इधर से जब आगे गंगा नदी बढ़ती है तो आगे जाके दो भागों में बढ़ जाती है। एक यहीं से नदी होती है, कलकत्ता के पास से एक नदी निकल जाती है जिसका नाम होता है हुगली नदी, और एक सीधे चली जाती है जिसका नाम, जिसे बोला जाता है पद्मा, ठीक, पद्मा नदी बोला जाता है। तो ये हुगली नदी और आगे चली जाती है, ठीक ना। तो हुगली नदी में यहाँ से झारखंड से एक और नदी निकलती है, और ये नदी, इस नदी का नाम है दामोदर नदी। झारखंड से जो नदी निकलती है दामोदर नदी, और ये झारखंड से निकलकर हुगली नदी में मिल जाती है। तो हुगली की सहायक नदी कौन हो जाएगी, दामोदर नदी। हुगली की सहायक नदी दामोदर नदी, और ये दामोदर नदी हुगली में जाकर मिल जाती है। पहले क्या होता था कि इसे बंगाल का शोक बोला जाता, क्योंकि बंगाल में मिल रही तो बंगाल का शोक बोला जाता था। लेकिन अब धीरे धीरे ख़त्म हो गया, क्योंकि इस पर बहुत सारा परियोजना, 8 बांध बना दिया गया, और 8 बांध को बोला जाता है दामोदर घाटी
परियोजना, जिसकी वजह से यहाँ जगह जगह बांध, जिसकी वजह से यहाँ बाढ़ नहीं आती। सबसे पहला कोई पूछेगा सबसे पहला बनने वाला बांध भारत में तो दामोदर घाटी परियोजना ही है। उसके बाद यहीं से निकलती है, झारखंड से ही एक और नदी निकलती है स्वर्णरेखा नदी, और ये डायरेक्ट यहाँ से बॉर्डर बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो दक्षिण से मिलने वाली नदियों को एक बार देख लेते हैं हम लोग। दक्षिण से गंगा में मिलने वाली नदियाँ ये हो गई चंबल नदी, यहाँ से बनास नदी, काली सिंध, सिंध, बेतवा, केन। उसके बाद यहाँ से निकलती है सोन नदी और पटना के पास जाके मिल जाती है। इसी में मिलती है यहाँ से रिहंद नदी छत्तीसगढ़ से, वो यहाँ पर रिहंद घाटी परियोजना हो जाता है। परियोजना भी आप लोगों को बता देंगे हम। फिर उसके बाद यहाँ से जब आगे बढ़ती है तो कलकत्ता के पास से ये दो भागों में बढ़ जाती है गंगा नदी। एक हो जाता है हुगली नदी, दूसरा चली जाती है आपका पद्मा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद ये दामोदर नदी जो है आगे जाती है, आगे जाने के बाद ये मिल जाती है इसमें आपका हुगली नदी में मिल जाती है, और यहीं इसी पे बांध बनाया गया दामोदर घाटी परियोजना। अब इसे शोक नहीं बोला जाता है, पहले से बंगाल का शोक बोला जाता है, जिस तरीके से बिहार का शोक अभी बोला जाता है कोसी नदी को, लेकिन इस पर भी इतना सारा बांध बनाया गया है। ये कोसी नदी आती है, इतना सारा बांध बना दिया गया है, कोसी सेतु के नाम से जाना जाता है, इसलिए इतना बांध बनाया गया। तो इधर से देखते हैं हम लोग, दामोदर नदी हो गया और इधर से हुगली नदी, ठीक। फिर अब ऊपर से देख लेते हैं। ऊपर से जब गंगा नदी आगे बढ़ती है तो इधर से एक नदी आती है उत्तर, सबसे पहले ही पड़ती है रामगंगा। रामगंगा जौनपुर के पास गंगा नदी मिल जाती है। इसी पे लखनऊ स्थित है, लखनऊ शहर इसी पे स्थित है। उसके बाद नेपाल से एक घाघरा नदी निकलती है, घाघरा नदी, और एक घाघरा नदी होते हुए यहाँ पर बिहार में मिल जाती है। बिहार में ये भी पटना के समीप ही मिलती है, इधर कोइलवर के पास पटना के समीप, ठीक ना, घाघरा नदी। उसके बाद इसी घाघरा नदी में एक और नदी मिलती है जिसका नाम है शारदा नदी। घाघरा की सहायक नदी शारदा नदी, घाघरा की सहायक नदी शारदा नदी। उसके बाद आगे एक नदी नेपाल से निकलती है, इसको भी कहते हैं गंडक नदी। कौन सी नदी? गंडक नदी। अब यहाँ पे देखिए बिहार में भी और उत्तर प्रदेश में बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ यहाँ की मिलती है, जिसका पूरे भारत के वर्चस्व में इसका कोई महत्व नहीं रहता है। जैसे यहाँ से गंडक नदी, बूढ़ी गंडक, इधर से अजय नदी निकलती है, किउल नदी निकलती है, बराकर तो उधर हो गया, अजय नदी निकलती है, और सारी नदियाँ निकलती है, लेकिन उसका कोई यूज नहीं होता है, ठीक ना। यहाँ पे पूछेगा नहीं आपसे कभी भी, लेकिन केवल इतना याद रखना है कि नीचे से मिलने वाली गंगा की नदियाँ, यमुना नदी पूरे भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? यमुना नदी। सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी। तो यमुना नदी के बाद चंबल नदी का बनास नदी। देखिएगा, गंगा की सहायक नदी यमुना नदी, और यमुना की सहायक नदी चंबल नदी, और चंबल की सहायक नदी बनास नदी, काली सिंध, ये सारी नदियाँ। अब बताइए, देखिए किसी के घर में मान लीजिए कोई काम कर रहा है हमारे घर में, तो हमारे एक नौकर का भी एक नौकर, और उस नौकर का भी एक नौकर, इस तरीके से होता है ना। तो वैसे ही है, यहाँ बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो ये कौन सा हो गया? यमुना नदी, चंबल नदी, बनास नदी, उसके बाद काली सिंध, बेतवा, केन। इधर आ जाते हैं हम लोग तो मिलता है आपका, ये आपका हो गया यहाँ पर सोन नदी हो गया। सोन नदी के नीचे से एक नदी निकलती है जिसका छत्तीसगढ़ से, जिसे कहते हैं हम लोग रिहंद नदी। आगे जब चली जाती है गंगा नदी, तो गंगा नदी आगे जाने के बाद इसे हुगली नदी में और इधर से पद्मा नदी में बढ़ जाती है। उसके बाद इसी हुगली नदी में एक नदी आती है झारखंड से निकलकर, जिसे दामोदर नदी कहते हैं। दामोदर नदी इसमें मिल जाती है, और यहीं से झारखंड से एक स्वर्णरेखा नदी निकलती है, वो भी इसी में मिल जाती है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। एक और नेक्स्ट लाएंगे जो आपके नीचे दक्षिण भारत का बता देंगे, क्योंकि अगर और बताएंगे तो आप लोगों का दिमाग थोड़ा से निकलने लगा दिमाग से। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं हम लोग, जल्दी देख लेते हैं। देखिए, यहाँ से जो निकलता है आपका मानसरोवर झील से 2 नदियाँ, मानसरोवर झील से 3 नदियाँ निकलती हैं। पहला नदी जो होगी आपका सिंधु नदी जम्मू कश्मीर के ऊपर जाती है और यहाँ से रांची शहर से निकल जाती है। उसके ऊपर मिलता है सियाचिन ग्लेशियर से 2 नदियाँ, नुब्रा और श्योक नदी। उसके बाद यहाँ से निकलता है झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास। झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास।
अब झेलम नदी जो होती है, झेलम नदी जम्मू कश्मीर से शेषनाग झील से निकलती है और ये भारत पाकिस्तान का बॉर्डर बनाते हुए सीधे चली जाती है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश से 3 नदियाँ निकलती है, चिन्नाब नदी, उसके बाद रावी नदी और ब्यास नदी। सतलज नदी भी निकलती है मानस झील से, मानसरोवर झील से। उसके बाद यहाँ से निकलती है, ये तो ख़त्म हो गया। फिर निकलता है आपका यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी चीन से होते हुए, चीन में इसे सांगपो या प्योंगयांग के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आगे जाती है, यह अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करते हुए असम से होते हुए ये बांग्लादेश में गिर जाती है। और इसमें मिलने वाली ऊपर से नदी जो होती है, ऊपर से मिलने वाली नदी दिहांग नदी, लोहित नदी ऊपर से इधर से मिलती है, सुब्रनासरी, मानस नदी, तीस्ता नदी नीचे से मिलती है, बराकर नदी। और बराकर नदी के जब मिलने के बाद इसका नाम क्या हो जाता है, मेघना नदी। इसे अलग अलग नामों से जानता है, नाम बताई नहीं, आप लोग याद देख लीजिएगा। उसके बाद देखते हैं गंगा नदी। गंगा नदी निकलती है गंगोत्री हिमनद से निकलती है और उत्तर प्रदेश और बिहार के बीचों बीच से होते हुए ये उत्तर प्रदेश बिहार होते हुए बंगाल से होते हुए चली जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। उसके बाद इसमें मिलने वाली नीचे से देखते हैं, नीचे से मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी। यमुना के बाद सहायक नदी होती है चंबल नदी, जो कहाँ से निकलती है, विंध्याचल के उत्तरी क्षेत्र से निकलती है, उत्तरी भाग से निकलती है, विंध्याचल के उत्तरी भाग से निकलती है चंबल नदी। ये बियड़ का निर्माण करती है, सबसे ज़्यादा घड़ियाल वगैरह इसी में पाए जाते हैं, मगरमच्छ वगैरह इसी में पाए जाते हैं। विंध्याचल से निकलकर यमुना में मिल जाती है। और उसके बाद इसी यमुना में इसी में मिलती है एक बनास नदी, इधर से काली सिंध, सिंध, बेतवा, केन, इधर से मिलता है आपका सोन नदी। सोन नदी में नीचे से मिलती है रिहंद नदी। यहाँ पर रिहंद घाटी उत्तर प्रदेश के समीप मिल जाता है, इसे रिहंद घाटी परियोजना के नाम से जाना जाता है। आगे जब चला जाता है, जब गंगा नदी आगे जाती है तो इसे 2 भागों में बढ़ जाती है, एक होती है हुगली नदी, दूसरा होती है पद्मा नदी। और उसके बाद यहाँ से झारखंड से एक नदी निकलती है जो दामोदर नदी, जो इसमें आकर मिल जाती है, हुगली नदी में मिल जाती है। नीचे झारखंड में ही एक और नदी निकलती है जिसका स्वर्णरेखा नदी, और ये बंगाल की खाड़ी से होते हुए चले जाते हैं नीचे। फिर ऊपर देख लेते हैं, ऊपर से मिलने वाली गंगा में ऊपर से नदी मिलने वाली नदी है रामगंगा हो गया। रामगंगा जौनपुर के पास मिल जाती है, नेपाल से निकलकर जौनपुर के पास मिल जाती है। उसके बाद यहाँ से निकलती है घाघरा नदी। घाघरा नदी बिहार में होते हुए बिहार के पास मिल जाती है। उसी में घाघरा नदी में एक नदी मिलती है उत्तर प्रदेश के पास जिसका नाम है शारदा नदी। ऊपर मिलता है गंडक नदी, इधर मिलती है कोसी नदी। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। आगे नेक्स्ट वीडियो में एक और वीडियो आएगा जो दक्षिण भारत का हम लोग सारी नदियों को कवर कर लेंगे। आज लगभग 40 से 50 नदियों को कवर किए हैं। एक बार नहीं समझ में आए 2 बार या 3 बार देखिएगा। उसके बाद हम लोग देख लेंगे इस पर बनने वाले बांध, कम से कम इस पर बनने वाले बांध 45 बांध जो सबसे इम्पोर्टेंट नहीं, तो इस तरीके से तो लगभग 95 बांध है, 95 से 96 बांध है, जो कि पूरा पूछता नहीं है लेकिन ऊपर से आपको बता दिया जाएगा। जैसे यहाँ पे देखा जाए तो जैसे यहीं पे देख लिया जाए तो यहीं पे बताइए सरदार सरोवर बांध है, किस तरीके से सारा बांध जो है सबको हम लोग एक बार कवर कर लेंगे, ठीक ना। आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी। जय हिंद।